हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम क्या है, लवकुश मिश्रा। आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आज पढ़ाने वाले हैं। हाँ, क्लास 10th का सब्जेक्ट क्या, सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस का आपका जो ज्योग्राफी का चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, एक चैप्टर है। ठीक है, यह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आता है। किस सेक्टर में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो इसको बारी बारी से देखते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, लेक्चर 1। ठीक है, लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट जो है हम लोग देखेंगे वह किस संदर्भ में देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है क्या, मैन्युफैक्चरिंग है क्या, है ना। तो डिफिनेशन क्या कर रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैसा, लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, बाई प्रोसेसन रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, प्रोसेसिंग करके, और टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यह आपका डिफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग का। तो इसमें क्या क्या मेन चीज, डिफिनेशन में क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, तो ऐसे समझिए इसको कि रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके लार्ज क्वांटिटी में गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, और वह जो प्रोडक्ट होता है, जो मैन्युफैक्चर हो करके प्रोडक्ट आ रहा है, वह क्या होता है, वैल्यूएबल, मोर वैल्यूएबल होता है, मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए इसको देखिए, रॉ मटेरियल कॉटन है, कॉटन को प्रोसेस करके, प्रोसेसिंग के द्वारा उसका क्लॉथ बनाया गया, एनी टाइप्स ऑफ क्लॉथ बना दिया गया। अब रॉ मटेरियल से क्लॉथ बनाया गया, तो एक दो नहीं बनाया गया, कितना बनाया गया, बहुत अधिक, लार्ज क्वांटिटी में बनाया गया। कितनी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में बनाया गया। और आप यह देखिए कि जो रॉ मटेरियल था, कॉटन था, वह लेस वैल्यूएबल है कंपेयर देन जब उसका क्लॉथ बन रहा है, कपड़े बन जा रहे हैं, आप शर्ट खरीदते हैं, टी शर्ट खरीद रहे हैं, या जो भी कपड़े खरीद रहे हैं, वह उसकी वैल्यू क्या हो रही है, मोर वैल्यूएबल हो जा रहा है। ठीक है, तो यह जो प्रोसेसिंग हो रहा है रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में, वही क्या है, वह है मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, वही क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वह किस सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। किस सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर में आ रहा है। रॉ मटेरियल इसको कहां से मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मीन्स आमतौर पे बोलचाल की भाषा में हो उसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वह प्राइमरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल जो है वह मिलता है किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। और यह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर में आता है, जहां पे फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर होते हैं या मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। जो मैं बताया वह देखिए यहाँ पे रिटेन में है कि पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटी, जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं, इंप्लॉय हैं, वे मैन्युफैक्चर करते हैं किसका, प्राइमरी मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में। प्राइमरी मटेरियल या प्राइमरी सेक्टर से मटेरियल लेकर के फिनिश्ड गुड्स में उसको कन्वर्ट करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं इसको कि इंपॉर्टेंस। और नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आपका, टॉपिक है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसका इंपॉर्टेंट क्या है ना। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो आप क्या बताएंगे, आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है। बिल्कुल आपके काम का यह है, बिल्कुल आप एक से एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिससे कि एग्जाम में आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, पॉइंट फिर से समझ लें कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहले इंपॉर्टेंस देखें कि यह इंडस्ट्री जो है हेल्प करता है। हेल्प किसका हेल्प करता है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज, आधुनिकीकरण, कृषि क्षेत्र जो है उसके मॉडर्नाइजिंग में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, ट्रेडिशनल तरीके से, बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन ट्रेडिशनल तरीके से खेती होती थी। अभी क्या है, मॉडर्नाइज हो गया है एग्रीकल्चर, तो इसमें क्या है,
तमाम तरह के टूल्स का यूज, नए नए मशीनों का यूज। पहले जो है ट्रैक्टर का यूज नहीं होता था, थ्रेसिंग मशीन का नहीं यूज होता था। अब क्या है, उन सब चीज़ों का यूज हो रहा है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? सेकेंडरी सेक्टर से आ रही है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को यह जो है क्या कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसे क्या हम लोग कहते हैं, दिस इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। पहले भी शायद आपको बताया है एग्रीकल्चर चैप्टर में कि मोर देन 50% लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। और एग्रीकल्चर क्या है, यह इंडिया का बैकबोन है। हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं क्या, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आज भी है। आज के डेट में भी मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। तो यह एग्रीकल्चर सेक्टर है क्या, यह इंडिया का बैकबोन है। ठीक है, इंडिया का क्या है, बैकबोन है। तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने में कौन हेल्प कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प कर रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब इज सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग जो है आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल। ध्यान दीजिएगा, मैं बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, पहले तो यह समझिए 3 सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है। पहला सेक्टर, दूसरा और तीसरा सेक्टर, यह प्राइमरी सेक्टर है। मैं कह रहा हूं कि मोर देन 50% पॉपुलेशन, नियर अबाउट 52% पॉपुलेशन जो है प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। 50 साल पहले आप देखिए तो क्या इतने ही रहे होंगे, नहीं, और अधिक लोग थे। 100 साल पहले देखेंगे तो और भी अधिक लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे। उनके जो है जीवन के लिए जो है वही एग्रीकल्चर सेक्टर ही इंपॉर्टेंस था। लेकिन जैसे जैसे सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ और टर्सरी सेक्टर डेवलप हुआ तो क्या हुआ, लोग जो है अपने जॉब के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए केवल प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड नहीं रहे, बल्कि वह सेकेंडरी सेक्टर और बाद में फिर टर्सरी सेक्टर में भी आए। तो यही रीजन है कि यह जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज है वह क्या कर रहा है, जो हैवी डिपेंडेंस, बहुत अधिक डिपेंडेंस है प्राइमरी सेक्टर पे, उनको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। मतलब कि भारी भरकम जो बोझ है अब तो नहीं उतना, पहले और अधिक था। खैर है तो अभी भी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में मोर देन 50% अभी भी लोग हैं। प्राइमरी सेक्टर के अलावा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में कम लोग हैं, है ना। लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर आने के बाद क्या हुआ कि जो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर बर्डन अधिक था, हैवी, है ना, डिपेंडेंट लोग थे, कि एग्रीकल्चर सेक्टर कम हुआ। लोग कहाँ इन्वॉल्व हुए, अब एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर से निकल के वह इंडस्ट्रीज में आए, फैक्ट्रियों में काम करने लगे। और सर्विस सेक्टर जो है धीरे धीरे डेवलप होते गया। पिछले 50 सालों में देखें तो सर्विस सेक्टर में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे, तो वहाँ बोझ कम हुआ। कहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या बताएंगे, कि सेकेंडरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस यह है कि इसने जॉब के लिए और इनकम के लिए जो है प्राइमरी सेक्टर पे जो मैक्सिमम डिपेंडेंट लोग थे वह अब उसको रिड्यूस किया है। ठीक है, तो लोग प्राइमरी सेक्टर से निकलकर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में भी आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेल्प इन रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, इंडस्ट्रियों का डेवलपमेंट हुआ तो उससे क्या हुआ, क्या हेल्प मिला क्या, कि रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम थी और पॉवर्टी, गरीबी थी, उसको इसने क्या किया, रिमूव किया, कम किया कह सकते हैं, रिड्यूस किया, है ना। क्या कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम थी वह काफ़ी जो है कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि लोगों के पास जो है एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में मिलने लगे। लोग प्राइमरी सेक्टर के अलावा इस सेकेंडरी सेक्टर में भी जो है काम करने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कम हुआ, क्या कम हुआ, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ। इसलिए मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट देखिए कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज।
एक्सपोर्ट करके, क्या एक्सपोर्ट करके, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, जैसे मैन्युफैक्चर हुआ बहुत सारी चीज़ों का, रॉ मटेरियल लिए, उससे फिनिश्ड गुड्स तैयार किए, उसको एक्सपोर्ट किए। किन कंट्रीज में? जहां पे वह नहीं हो रही है, जहां वहां जरूरत है, डिमांड है, वहां एक्सपोर्ट हमने किया। तो एक्सपोर्ट किया तो उससे हमें क्या मिला? इंडिया को मिला फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी मिली। फॉरेन करेंसी किसमें? डॉलर में मिली, है ना। अब यह डॉलर जब हमें इंडिया को मिला तो इससे हमारी जो नीड्स होगी, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे, इस डॉलर्स को दे करके उसे हम खरीदेंगे, जो फॉरेन एक्सचेंज है ना। देखो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है कि जब खरीदना और बेचना होता है तो वह रुपए में या किसी पर्टिकुलर कंट्री के पर्टिकुलर जो है करेंसी में नहीं होता है, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वह डॉलर में होता है। खरीदना या बेचना डॉलर में होता है। तो हमारे पास तो डॉलर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो करेंसी जो है वह डॉलर है नहीं, रुपया है, तो रुपए में तो हम खरीदेंगे नहीं। तो हमें डॉलर चाहिए। हम डॉलर हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आएगा? फॉरेन एक्सचेंज, जो यह वर्ड है फॉरेन एक्सचेंज, तो कहाँ से आएगा? जब हम इंडस्ट्रियल गुड्स को सप्लाई करेंगे अदर कंट्री में, तो वह हमें जो रिटर्न करेंगे वह अपने देश की करेंसी नहीं करेंगे, वह डॉलर में देंगे। हमें जो करेंसी देंगे उसका जो पे करेंगे वह डॉलर में करेंगे, तो हमारे पास डॉलर आएगा। अब हमें जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया को पेट्रोलियम प्रोडक्ट, है ना, गल्फ कंट्रीज जो हैं, अरब कंट्रीज जो हैं, वहां से हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट चाहिए। रुपए में भी तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वह जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है हम रुपए में देंगे, वो लेकर क्या करेंगे? तो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं नहीं, जो हो रहा है वह ध्यान दो कि किस में हो रहा है, ठीक है। अमेरिका के प्रेसिडेंट हम और आप नहीं है ना। हाँ, वाई ओनली इन डॉलर, क्योंकि डॉलर जो है वह जो है कई कंट्रीज का जो है करेंसी वह डॉलर है। और सबसे बड़ी चीज़ यह ना कि यह चूंकि इंटरनेशनल वे में देखें तो अमेरिका का डॉलर है, तो अमेरिका का डॉलर, तो भाई अमेरिका की दादागिरी सब जगह चल रही है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं है। तो अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, और तमाम कंट्रीज है जहाँ की डॉलर जो है वह कॉमन करेंसी है ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है वो डॉलर में हो रहा है। तो जब हम पेट्रोलियम सऊदी अरब से खरीदते हैं तो हम उनको क्या देंगे? डॉलर देंगे उनको। तो डॉलर हम देंगे तो हमारे पास रहेगा तब तो देंगे। तो हमारे पास कहाँ से आएगा कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे डॉलर मिलेगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस यह है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, हमें कोई चीज़ खरीदना है तो हम डॉलर में पे करेंगे, ठीक है। यूरो जो है वह यूरोपियन कंट्री में ही केवल होता है, जहाँ पे वह चलन में है। जो यूरोप के कुछ कंट्री हैं तो उनके बीच जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना। यूरोप के कुछ कंट्री हैं जहाँ की कॉमन करेंसी यूरो है, तो उन्हीं देश के बीच में जो है यह कॉमन चलता है, बाकी नहीं, हमारे यहाँ नहीं, ठीक है। 5th नंबर, countries that transfer their raw materials into a wide variety of furnished goods of higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries. ध्यान दीजिएगा, जो 5th पॉइंट है, countries that transfer their raw materials into a wide variety of furnished goods of higher value are prosperous. कंट्रीज जो रॉ मटेरियल, देखिए रॉ मटेरियल बहुत अधिक मूल्यवान नहीं है, रॉ मटेरियल की वैल्यू बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जब उसको मैन्युफैक्चर करके फिनिश्ड गुड्स तैयार किया जाता है, जो जैसे ये आप कॉपी का एग्जांपल ले लीजिए, तो रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल रद्दी है, पौधे हैं, पेड़ हैं, तो वह उतना वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन उससे जब कॉपी या बुक आपका तैयार कर दिया जा रहा है तो वह वैल्यूएबल है। आपकी बुक देखिए, अगर मान लो कि 400 रुपीज की बुक है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? रद्दी कागज केवल है, लेकिन उससे जब बुक तैयार कर दिया गया तो वह वैल्यूएबल हो गया, समझ रहे हो? तो वह वैल्यूएबल है। रॉ मटेरियल उतना वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन जो फिनिश्ड गुड्स है वह जो है अधिक वैल्यूएबल, हायर वैल्यूएबल है ना। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और रॉ मटेरियल जो है भारत में तमाम इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की भरमार है, ठीक है, रॉ मटेरियल की भरमार है। तो यहां पर जो है मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो सकता है, काफी डेवलप हो सकता है। दूसरी चीज इसमें यह भी आप जोड़ सकते हैं कि
एज ए रॉ मटेरियल, जब यहाँ पे बहुत सारी रॉ मटेरियल हैं तो हम दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं है रॉ मटेरियल के लिए, बल्कि अदर कंट्री जो है हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते हैं। हम रॉ मटेरियल जैसे फिनिश्ड गुड्स तो हम प्रिपेयर करके बेच ही रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल भी हम बेच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़े होंगे या जानते होंगे कि कॉलोनियल पीरियड टाइम में, ब्रिटिश इंडिया टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, यहां से कॉटन ले जाते थे इंग्लैंड, वहां फैक्ट्रियों में फिनिश्ड गुड्स तैयार करके, कपड़े तैयार करके, वह कपड़े ला करके इंडिया के मार्केट में बेचते थे और बहुत अधिक बेनिफिट हुआ उससे लेते थे। तो रॉ मटेरियल, तो कॉटन का एग्जांपल दीजिए अगर, तो टाइम क्या है कि दुनिया का बेस्ट कॉटन इंडिया में होता है, और यह कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए रॉ कॉटन क्या है, वह रॉ मटेरियल है कि नहीं है। तो यह वैल्यूएबल उतना नहीं है, लेकिन फिनिश्ड गुड्स जो है वह बहुत अधिक वैल्यूएबल है। तो बहुत सारे कंट्रीज को हम रॉ मटेरियल भी देते हैं, जिससे हमें जो है फॉरेन करेंसी मिलती है, ठीक है। और इंडिया क्या है कि इंडिया में जो है रॉ मटेरियल हर इंडस्ट्रीज के लिए सफिशिएंट है, हम नहीं डिपेंडेंट है, बल्कि दूसरे कंट्री कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर गुड्स बनाएंगे तो रॉ मटेरियल चाहिए। तो सर यहीं पर फिनिश्ड गुड्स बना दे तो प्रॉफिट नहीं होगा क्या? होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बट जब अदर कंट्रीज जहाँ पे कि नहीं है, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए क्या है कि रॉ मटेरियल हम भी कुछ के लिए तो खरीदते ही होंगे ना, सब तो अवेलेबल है नहीं, 100% तो है नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट तो हर चीज़ के लिए है नहीं, तो हम भी तो कुछ खरीदते होंगे अदर कंट्रीज से के लिए रॉ मटेरियल, जो हम यहाँ पे प्रिपेयर करते होंगे, मैन्युफैक्चर करते होंगे। दूसरे कंट्री जैसे जापान का एग्जाम्पल देखिए, जापान का एग्जाम्पल क्या है कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है ना, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वह मैन्युफैक्चर करता है, तो रॉ मटेरियल क्या है, दूसरे कंट्री से। फॉर एग्जांपल इंडिया को ले तो इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर के अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करता है, या दूसरे अदर कंट्री से जो है जापान लेकर के करता है, समझ रहे हो। तो यह एक इंटरनेशनल चेंज है, इसमें कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो हर तरीके से तीनों सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, ऐसी कोई कंट्री दुनिया में नहीं है जो कि सेल्फ डिपेंडेंट हो। वह अमेरिका ही जैसा देश क्यों ना हो, सेल्फ डिपेंडेंट हर चीज के लिए वह भी नहीं है, तीनों सेक्टर को लेकर के, समझ रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे वहां पे नासा में तमाम साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तमाम नासा के एग्जांपल लीजिए वहां का जो है, तो तमाम साइंटिस्ट वहां पे काम कर रहे हैं, इंडिया से भी तो जाकर के काम कर रहे हैं, वो टर्सरी सेक्टर हो गया ना, सर्विस वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सेल्फ डिपेंडेंट ही अगर अमेरिका होता है, केवल अमेरिकन सिटीजन ही वहां पे नासा में काम करते यदि, तो क्या वो उतना डेवलप होता? नहीं होता। तो उसको भी जरूरत है, चाहे प्राइमरी सेक्टर की जरूरत हो, चाहे सेकेंडरी, चाहे टर्सरी सेक्टर की जरूरत है। सेल्फ डिपेंडेंट अमेरिका भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको जापान का एग्जाम्पल बताएं, देयर इज नो नेचुरल रिसोर्सेज, बट फिर भी डेवलप्ड कंट्री है। कैसे है? क्योंकि वह जो है अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया है। रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्या कर रहा है, वह अदर कंट्री से जो है वह क्या पूछ रहे हैं ऋषभ कुमार यादव, व्हाट इज नो सर फॉर विच क्वेश्चन, डिस्क्राइब करिए, क्वेश्चन डिस्क्राइब करिए, किस इसके लिए डिसएग्री हो रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज वह दूसरे कंट्री से अपना एक्सपोर्ट कर ले रहा है जापान, ठीक है। आगे बढ़िए फिर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ये एग्रीकल्चर क्या है? ये एग्रीकल्चर आप प्राइमरी सेक्टर है, यह इंडस्ट्रीज क्या है, यह सेकेंडरी सेक्टर है। दोनों के लिए क्या मैंने लिखा है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मूव हैंड इन हैंड, है ना, मूव हैंड इन हैंड, ठीक है। 36% ऑफ नासा साइंटिस्ट आर इंडियन। यार बता तो रहा हूं वही चीज, तो 36% जो नासा के साइंटिस्ट जो इंडियन हैं, तो इंडिया से वहां जाकर के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अगर अमेरिका ये कहे कि नहीं, अदर कंट्री के साइंटिस्ट को हमें कोई जरूरत नहीं है, हम ओनली जो है अमेरिकन लोगों को ही साइंटिस्ट के तौर पे नासा में रखेंगे, तो क्या नासा का पूरा काम जो है वह चल सकता है? तो कहेंगे कि नहीं। तो यह जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों सेक्टर की मैंने बात किया, तो इंडियन साइंटिस्ट वहां पे जाकर के अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं नासा में। तो टर्सरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर है ना, उसी को तो कहते हैं। तो ये तीनों सेक्टर के लिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो कि तीनों सेक्टर में टोटली 100% सेल्फ डिपेंडेंट हो, ऐसा कोई कंट्री नहीं है।
ठीक है, हम भी एक्सपोर्ट करते हैं तो हम इंपोर्ट भी करते हैं, दोनों चीज कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर में हो, चाहे टर्सरी सेक्टर में हो, तीनों सेक्टर में कहीं ना कहीं हम लोग जो है पूरा ऑल ओवर कंट्री जो है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज जो है क्या करें कि मूव हैंड इन हैंड, एक हैंड इन हैंड मतलब एक समझ लो कि ए है तो एक ए है, और दोनों का एक दूसरे के बगैर काम नहीं चल सकता है, प्राइमरी सेक्टर का भी और सेकेंडरी सेक्टर का भी। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज, दोनों हैंड इन हैंड है, दोनों का एक दूसरे के बगैर काम नहीं चल सकता, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। कौन? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। अब कैसे हैं तो थोड़ा बहुत तो बताए हैं, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में देखिए, ऑन वन हैंड मेनी इंडस्ट्रीज लाइक, देखिए एग्जांपल समझिएगा कि ऑन वन हैंड मेनी इंडस्ट्रीज लाइक शुगर इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बहुत सारे ऐसे आपको इंडस्ट्रीज मिल जाएंगे, है ना। क्या है? डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुए। शुगर इंडस्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा? शुगर केन कहां से आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। अगर शुगर केन गन्ना ही ना रहे तो चीनी कहां से बनेगा, है ना। तो शुगर मिल के लिए रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल दिव्यांश सिंह, रॉ मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी सेक्टर विच आर यूज्ड इन सेकेंडरी, बिल्कुल 100% करेक्ट। तो समझ में आई बात यह कि इस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, रॉ मटेरियल कहां से इनको मिल रहा है? रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल मिला, वह सेकेंडरी सेक्टर में जाके मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक, दूसरी बात, अब अपोजिट इसका देखिए। अब तो यहां पे सेकंड पॉइंट पे आपने क्या देखा कि प्राइमरी सेक्टर जो है वह सेकेंडरी सेक्टर के लिए हेल्प कर रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। अब सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर का कैसे हेल्प कर रहा है? क्योंकि एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है, मैं बताया ना। तो अब सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का कैसे हेल्प कर रहा है? तो ऑन अदर हैंड मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, अब ध्यान दीजिएगा, मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या क्या? फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स। अब ये फर्टिलाइजर्स कहां तैयार हो रहा है? सेकेंडरी सेक्टर में ना, फैक्ट्री में तैयार हो रहा है। इंसेक्टिसाइड्स हेल्प इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्जांपल के तौर पे। या इसके अलावा बहुत सारा आपको एग्जांपल मिलेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल थ्रेसिंग मशीन, गेहूं कटाई में देखा होगा आप लोगों ने गांव में, है ना। थ्रेसिंग मशीन है गेहूं कटाई के लिए, और ट्रैक्टर का है। अब ट्रैक्टर और थ्रेसिंग मशीन है या तमाम तरह के मशीनें और टूल्स जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज किया जा रहा है, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो रहा है। तो जो ये मशीनें और टूल्स या फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स है, वह कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है? सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हो रहा है। और वहां से वह किसको डेवलप करने में हेल्प कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर को। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई होगी। तो एक चीज है कि यह जो है हेल्प इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कौन? सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, और चीजें देखिए इसमें और क्या है आप लोगों के लिए कि इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन ए मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय राइजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। इंडस्ट्रीज जो है in India have given a major boost to agriculture by rising its productivity। एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को राइजिंग मतलब बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज ने क्या किया? मेजर बूस्ट किया, बहुत अधिक हेल्प किया कह सकते हैं, या इसको जो है इंक्रीज करने के लिए बहुत अधिक जो है यह इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज, जिसने एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया। किसने? इंडस्ट्रीज ने, मेनी इंडस्ट्रीज। और देखिए जो इंडस्ट्रीज की, और जैसे अभी तो फर्टिलाइजर्स का, टूल्स का आपको बताएं, कुछ और चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो है इंडस्ट्रीज जो है डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड सेल दियर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप। एग्जांपल के तौर पे देखिए इरिगेशन पंप, सिंचाई के लिए जो आप देखते होंगे पंप होता है, जमीन के नीचे से पानी आ रहा है, या कैनल है, पॉन्ड है, या नदियों से जो है पानी जो है मशीनों के द्वारा, या घर में भी देखिए आपके टुल्लू है, तो ये क्या है? पानी खींच रहा है ना,
टुल्लू की मशीन है, या बोरिंग बेल है, या ये सब तमाम, या हैंड पंप है जो कि पानी को जो है निकाल रहे हैं। और घरों में तो हम लोग यूज करते ही हैं, खेतों में इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए काम आता है। तो यह इरिगेशन पंप जो है वह कहाँ बन रहा है? बन रहा है ना, मैन्युफैक्चर हो रहा है कहीं ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर में। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स है, पीवीसी पाइप है ना, पीवीसी पाइप, पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा मशीनें हैं, टूल्स हैं, ठीक है, जो कि फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। या पीवीसी पाइप, जो पाइप होता है, जैसे मशीन लगा, ठीक है, या इरिगेशन पंप है एक जगह लगा, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो पंप कर रहा है, फिर वहाँ से जो है, या पीवीसी पाइप आप देखे होंगे गांव में दूर दूर तक पाइप जो है खेतों में लगा दिया जाता है, तो खेतों में जो है पानी खींच करके ले जा करके वहाँ पे खेतों की सिंचाई करते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? पीवीसी पाइप। आपकी जानकारी के लिए पीवीसी का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या होता है? पी फॉर पॉलीमराइजेशन, वी फॉर विनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। इसके अलावा तमाम तरह की जो एग्रीकल्चर सेक्टर में मशीनें होती हैं, टूल्स होते हैं, यह सब जो है फार्मर्स को हेल्प करती हैं उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो टॉपिक था आपका एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, क्या कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, तो मैं बताया कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट दोनों है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, एक ही चीज है। तो आपका यह जो है क्लियर हो गया होगा। आगे आइए फिर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज बाय टू नेशनल इकोनॉमी। जैसे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर जो पढ़ाया था, एग्रीकल्चर आपको पढ़ाया था, उसमें भी बताया था कि क्या सर लेकिन चलता नहीं, क्या नहीं चलता है भाई? क्या नहीं चलता है? इरिगेशन पंप नहीं चलता है। इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो चलेगा। अब मान लो बिगड़ गया है तो कैसे चलेगा? किस चीज की बात कर रहे हैं आप? सर चलता नहीं है। एग्रीकल्चर चैप्टर में भी मैं आपको बताया था कि नेशनल इकोनॉमी जो है उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है। यहाँ हम लोग सेकेंडरी सेक्टर पढ़ा रहे हैं, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज पढ़ा रहे हैं, तो इसका जो है कंट्रीब्यूशन जो है इंडस्ट्रीज का, या सेकेंडरी सेक्टर का, या मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज का नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है यह देखिए, पॉइंट टू पॉइंट देखते रहिए। आपके पास डाटा है, डाटा के अकॉर्डिंग आप देखिए। करा ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर। अच्छा, यह लास्ट 20 ईयर आपका ईयर रहेगा, ध्यान दीजिएगा नीचे 1990 से 2000 और 2000 से 2010, यह 10 साल यह और 10 साल यह, हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि लास्ट 20 ईयर इसमें, ठीक है। तो क्या कि ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टेड एट 70% ऑफ जीडीपी। तो कितना शेयर है जीडीपी में इस 2 डिकेड्स में? मतलब लास्ट 20 ईयर में टोटल जीडीपी में इसका शेयर कितना रहा है? इंडस्ट्रीज सेक्टर का या मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज का कितना रहा है? 17% पे रुका हुआ है, 17% ठीक है। इसके अलावा दिस इज मच लोअर, मच लोअर मतलब ये बहुत कम है भाई। किसके कंपेयर में? सम ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स, जो ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, ईस्ट एशिया में जो कंट्री हैं, है ना, ईस्ट एशिया समझ रहे हो ना कहाँ पे? ईस्ट एशिया में जो कंट्री, उधर जापान वगैरह का आप ले लीजिए, ठीक है, उधर थाईलैंड, बैंकॉक, इंडोनेशिया वगैरह की जो है, जो ईस्ट एशियन इकोनॉमिक है, ईस्ट एशियन कंट्री की जो इकोनॉमी है, उससे अगर कंपेयर करते हैं तो यह टोटल जीडीपी का 17% जो है, जो शेयर है या कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज का, वह बहुत कम है। क्यों? क्योंकि बहुत से ईस्ट एशियन कंट्रीज की कंट्रीब्यूशन जो है, इसका कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन, वह टोटल जीडीपी में कितना है? 25 से 35% है। समझ रहे हो? जीडीपी में मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन कितना है? 25 से 35% है।
अदर जो है ईस्ट एशियन कंट्री जो है वहां की इकोनॉमी में। अब भारत में कितना है, तो 17% है, तो बहुत कम है ना, उनसे कंपेयर करें तो बहुत कम है, 17% केवल है। और दूसरे अपने पड़ोस में ही ईस्ट एशियन कंट्री है, वहां की इकोनॉमी में टोटल जीडीपी में इंडस्ट्रीज का शेयर जो है वह या कंट्रीब्यूशन कितना है, 25 से 35% है। ठीक है, इसके अलावा तीसरे वाले पॉइंट में देखिए क्या है कि द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%, विच हैज बीन अराउंड ओनली 7% इन द लास्ट डिकेड। मतलब यह यहां पे देखिए कि 1990 से 2000 इसमें जो है वह 12% रहा। लेकिन अगले डिकेड में क्या हो गया, 7%, यह घट गया। समझ रहे हो, तो मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा एक बराबर ही रहे। सर इसका रीजन क्या है, किसका रीजन, ये जो मैं बता रहा हूं कि यह 17% और यह 25 से 35%, बहुत सारे रीजन है यार। देखो ना, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और जो पॉपुलेशन बहुत अधिक है, सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, और इतनी पॉपुलेशन होने की वजह से और बहुत सारी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि क्या है। और चूंकि यहाँ पे लोग जो हैं वह आज भी जो है किससे अधिक से अधिक जुड़े हुए हैं, वह प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो वह सेकेंडरी सेक्टर में लोगों की संख्या कम है, बहुत अधिक डेवलप नहीं हुआ है ना। तो हाँ, ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल ये भी कह सकते हैं, करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, करप्शन का कोई जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं रूल रेगुलेशन नहीं कि नहीं करप्शन होना चाहिए, लेकिन होता है, सब जानते हैं, कहते नहीं है लेकिन होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम अलग है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अलग है। अब दूसरे कंट्रीज, आप जापान वगैरह देखो, जापान वगैरह में लोग जो है अब 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, यहाँ पे 8 घंटे से अधिक लोग काम नहीं करना चाहते हैं, वहाँ 16 घंटे काम कर रहे हैं। तो डेवलप जापान होगा कि इंडिया होगा, हाँ समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ें हैं, लोग हॉनेस्ट हैं, जापान वगैरह में जो है लोग हॉनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। यहाँ पे नहीं है, ईमानदार नहीं है, यहाँ पे 10 रुपया पड़ा रहेगा, वो बताएंगे नहीं कि भाई आपका है, लेकर चले जाएंगे। तो ईमानदारी है वहाँ पे, लोगों में लगन है, मेहनत है, 16-16 घंटे खुद से काम करते हैं। यहाँ पे 8 घंटे के बाद जो है काम ही नहीं करना, नहीं भाई 8 घंटा हो गया, 1 घंटा एक्स्ट्रा हम क्यों करें, है ना। तो वो अपने लिए नहीं, वो देश के लिए कर रहे हैं ना। तो इसलिए जो है हर सेक्टर में, ये तो एग्जाम्पल है कि इंडस्ट्री सेक्टर का लेकर के हम चल रहे हैं, हर सेक्टर में जो है इस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी कि हम कहीं ना कहीं छोटे छोटे देशों से जो है काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो रीजन केवल एक दो नहीं है, तमाम रीजन है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन को ले लीजिए, पॉपुलेशन अधिक है वह ले लीजिए, हॉनेस्टी यहाँ पे नहीं है जैसा कि और दूसरे कंट्रीज में देखने को मिल रहा है, या और चीज़ों में कि लोग यहाँ पे काम नहीं करना चाहते हैं। अदर कंट्री, जापान का एग्जांपल मैंने बताया, 16 घंटे लोग खुद से काम कर रहे हैं। वो किसके लिए, वो नहीं कर रहे हैं कि नहीं मैं अपने लिए कर रहा हूँ, किसके लिए, वो देश के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे 8 घंटे से ज़्यादा कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो सोचेंगे नहीं 4 घंटे ही काम करें तो ज़्यादा अच्छा है, 20 घंटे घूमते रहें, टाइम पास करें। तो देश के लिए करना है, करेंगे तो यह जो रेशियो आपको 17% इंडिया का मैं बताया टोटल जीडीपी में, और अदर ईस्ट एशियन कंट्री का 25 से 35%, तो यह इंक्रीज हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम है, आपको गिनवाया हूं मैं, वो सब रीजन है। ठीक है, तो ये चीज़ लास्ट इस वाले स्लाइड में देखिए, लास्ट में क्या बताया कि 1990 से 2000 में कितने परसेंट था, 12%। ठीक है, क्या चीज, द डिजायर्ड ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ रेट, किसका ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री सेक्टर का, है ना। इंडस्ट्री सेक्टर का जो ग्रोथ रेट था वो 12% था इस डिकेड में, बट नेक्स्ट 2000 टू 2010 में कम हो गया, कितना, 7% हो गया, कम हो गया। जरूरी नहीं कि इक्वल बिल्कुल हर साल जो है रहे, या हर डिकेड में इक्वल है, घटता या बढ़ता रहता है ना। तो यहां पे कम हो गया, लेकिन आगे चल करके और क्या है इसमें देखते हैं कि हाउएवर सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम, है ना। सिंस 2003, अभी आपको बताया कि 2000 से
2000 से 2010 वाले में, ठीक है, कितना रहा टोटल, तो जो है वह घट करके 7% हुआ, ठीक है। बट 2003 के बाद यह धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा और वह इंक्रीज होकर के 9 से 10% जो है वह पर एनम जो है इंक्रीज होने लगा था। तो अभी इंक्रीज वाले ऑर्डर में हम इसको मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज को रखेंगे कि इसका ग्रोथ रेट जो है वह इंक्रीज हो रहा है। प्रेजेंट टाइम के भी अगर बात करें तो यह ग्रोथ रेट इसका जो है इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, टू डेवलप द सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट हैज डेवलप डिफरेंट पॉलिसी। अब जैसे यह है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, तो डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि डेवलप करने के लिए सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफरेंट पॉलिसी, अलग अलग तरीके की पॉलिसी ले आ रही है जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट ने सेटअप किया क्या, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, शॉर्टकट में इसे NMCC हम पढ़ेंगे। N फॉर नेशनल, M फॉर मैन्युफैक्चरिंग, C फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड लास्ट C फॉर काउंसिल। अब इसका क्या, यह मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज में जैसा कि नाम पर है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन, मैन्युफैक्चर सेक्टर में कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अब देखो कंपटीशन को बढ़ावा देने में क्या होगा कि कंपटीशन अगर होगा तमाम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में तो जो पब्लिक है उनको यह सर्विस अच्छा देंगी, फिनिश्ड गुड्स जो होगा वह अच्छा देंगी, कम कीमत में देंगी और बेस्ट देंगी। तो इससे जो आम लोग हैं उनको जो है यहाँ, क्योंकि जो फिनिश्ड गुड्स से खरीदें कौन, हम ही लोग खरीदेंगे, या तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में वह एक्सपोर्ट होगा। तो कंपटीशन बढ़ने से क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वह डेवलप करेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तमाम तरह की पॉलिसियों में एक है कि गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया, नेशनल में, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके आता है, फुल फॉर्म पूछेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NMCC, क्या लिखिएगा आप, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और दूसरे की यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट आप क्या बताएंगे कि कंट्रीब्यूशन क्या है इंडस्ट्रीज का नेशनल इकोनॉमी में, क्या कंट्रीब्यूशन है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्लासिफिकेशन पे आते हैं ना, इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन पे। तो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कई हिस्से में 5-6 पार्ट में किया गया है, ठीक है। हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। यह देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो है ना, यह 2 तरह से क्वेश्चन आता है, एक आपका 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है और एक जो है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आता है, दोनों में आता है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएगा तो आप जितनी हेडिंग्स हैं, जो मैं कलरफुल यहाँ पे आपको स्लाइड में दिया हूं, हेडिंग्स जो है कलरफुल है, बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वह ब्लैक है ना, देखिए यह हेडिंग हो गया, यह जो है कलरफुल है हेडिंग जो है, बाकी डिस्क्रिप्शन जो है वह क्या है, ब्लैक है ना, ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है। तो जब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा तो जितना हेडिंग है आप डाल दीजिएगा, क्योंकि 6 पार्ट में डिवाइड किया गया तो कितना 3 मार्क्स में कितना आप लिखिएगा तो उतना पर्याप्त हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट लेकिन लिखिएगा, कहानी की तरह ऐसे मत लिखने लगिएगा कि एक राजा थे एक रानी की जैसे, है ना। बट एक 5 नंबर्स में आएगा, 5 मार्क्स में जब आएगा तो डिटेल लिखना है ना, 5 मार्क्स मतलब 100 वर्ड मिनिमम, तो 100 से 120 लिखना है। तो 100 में जब लिखिएगा तो ये पूरा डिटेल जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही बिल्कुल बना करके ऐसे आप लिख दीजिएगा। तो पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन इसका इंडस्ट्रीज क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है, किस बेसिस पे इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज। रॉ मटेरियल का जो यूज होता है, रॉ मटेरियल का ही तो यूज होगा ना इंडस्ट्रीज के लिए, तो रॉ मटेरियल का जो यूज हो रहा है उसके बेसिस पे इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन। तो इसमें 2, फर्स्ट नंबर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या कि वे इंडस्ट्रीज जिनके लिए रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, यहां पे समझिए एग्रीकल्चर से मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉटन हो गया, कॉटन इंडस्ट्रीज, उलेन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, रबर इंडस्ट्रीज, शुगर, टी, कॉफी। अब इन सबके लिए रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर से तो आ ही रहा है, ठीक है, बट क्या है कि एग्रीकल्चर से आ रहा है ना। तो यह क्या कहलाएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। कॉटन है, कॉटन इंडस्ट्रीज है, उलेन है, जूट है, सिल्क है, टेक्सटाइल है, रबर है, शुगर है, टी है, कॉफी है। अब टी कॉफी है तो ये या शुगर है तो शुगर केन जो है इसके लिए रॉ मटेरियल होगा।
तो वह कहाँ से, एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा। दूसरा, रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है उस इंडस्ट्रीज को, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल्स से मिल रहा है। तो आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील, अब देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे आयरन या एल्युमिनियम उद्योग है, आयरन या एल्युमिनियम उद्योग है, या टाटा का, आप यह टाटा या बिरला का नाम सुने होंगे ना, हाँ, हिंडाल्को या फिर टाटा टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो रॉ मटेरियल इनको कहां से मिल रहा है, आयरन एंड एल्युमिनियम है या सीमेंट उद्योग है, तो रॉ मटेरियल कहां से मिल रहा है, मिनरल से मिल, खेतों में नहीं उत्पादन हो रहा है इनका, माइनिंग किया जा रहा है जिस ओर, एज ए ओर के तौर पे, जैसे मैग्नेटाइट या ह्यूमेटाइट जो है आयरन निकाला जाता है ना, तो उसी तरह जैसे एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज है, ये बिरला का या हिंडाल्को है, तो रॉ मटेरियल क्या उसके लिए एल्युमिनियम का जो है किया जा रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, बॉक्साइट से। बॉक्साइट कहाँ से, माइनिंग करके निकाला जा रहा है, तो माइनिंग करके निकाला जा रहा है तो वह क्या हो गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। खेतों में नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर में नहीं, एग्रीकल्चर में यह वाला कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, शुगर, टी, कॉफी, या मिनरल से, है ना। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है वह किसका ओर होता है, ये शायद आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, आयरन ओर होता है। जैसे बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट किसका ओर है, एल्युमिनियम का ओर है, तो एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज जो है उसके लिए रॉ मटेरियल बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट कहाँ से, क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है वह एल्युमिनियम उद्योग। इस तरह से एल्युमिनियम उद्योग हो गया आपका, मशीन टूल्स जो बन रहे हैं वह, या पेट्रोकेमिकल्स है, इसके लिए रॉ मटेरियल जो है, क्योंकि टॉपिक जो आपका है वह रॉ मटेरियल यूज्ड है, तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, मिनरल से, तो यह मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गए। और यह क्या हो गए ऊपर वाले, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो पहला। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन में दूसरा क्या देखेंगे, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रोल प्लेड, इनका रोल क्या प्ले करते हैं, जो इंडस्ट्रीज है वो रोल क्या प्ले कर रहे हैं, तो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, एक है कि बेसिस या की इंडस्ट्रीज, बेसिस या की इंडस्ट्रीज है, और दूसरा क्या है, दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंसेज है। पहला डिफरेंसेस से ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, दोनों का डिफरेंसेस मैं बता दूंगा तो ये ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, बट यहाँ पे समझ लीजिए कि है क्या। बेसिस आर की इंडस्ट्रीज क्या है, कि इंडस्ट्रीज विच सप्लाई दियर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज, दैट इज आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या है, इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट कंज्यूमर यूज, दैट इज शुगर, पेपर, टूथपेस्ट, फैन, टीसी। ठीक है, तो यहां पे जो पहला है बेसिस आर की इंडस्ट्रीज है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एग्जांपल एल्युमिनियम का ही हम लेते हैं, ठीक है। तो एज ए रॉ मटेरियल बॉक्साइड, ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल बॉक्साइड से क्या बनेगा, एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम बना, यह पहला बॉक्साइड रॉ मटेरियल, देन एल्युमिनियम से फिर क्या बनेगा, उससे जो फिनिश्ड गुड्स बनाओ, उसके जो सामान बनने होंगे वो बनेंगे। जैसे आप देखिए मोटर गाड़ियों में एल्युमिनियम का यूज हो रहा है, या खिड़की दरवाजे में हो रहा है, तो डायरेक्ट एल्युमिनियम, जहां पे बॉक्साइड से एल्युमिनियम अलग किया गया, क्या किया गया, बॉक्साइड एज ए रॉ मटेरियल वह और होता, वहां से एल्युमिनियम को अलग किया गया, तो एक से दूसरा प्रोसेस हुआ। अब उस एल्युमिनियम से क्या होगा, तमाम तरह की चीजें बन रही हैं। वही चीज आयरन में भी है, वही चीज क्या है आयरन में, जैसे उसका जो ओर है रॉ मटेरियल के तौर पे माइनिंग करके निकाला गया, मैग्नेटाइट है चाहे हेमेटाइट है निकाला गया, वह उसका ओर है, ओर से क्या किया गया, अलग किया गया, क्या आयरन को अलग किया गया, प्यूरिफायर किया गया। अब उस आयरन से क्या होगा, तमाम तरह की चीजें बनेंगी, मोटर गाड़ियां, पुल जो है, या खिड़की दरवाजे बनना है, या जो भी चीजें बननी है वो। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो रॉ मटेरियल, देन ये फिनिश्ड गुड्स यह बना, और फिर उससे जो है अलग अगला प्रोसेस में जो यूज हम लोग कर रहे हैं वह बना। तो ये क्या हो गया, तीन हो गया, रॉ मटेरियल मान लीजिए बॉक्साइड, देन एल्युमिनियम बना, देन उसके बाद फिर क्या बना, उससे जो चीजें बननी है वह बना तीसरे प्रोसेस में, देन तो वह तीसरा वाला प्रोसेस जो है वह फिर हम लोग यूज करेंगे। केवल एल्युमिनियम लेकर क्या करेंगे, उससे जो बनी हुई चीजें होंगी वह हम लेंगे ना। तो यह जो है इस वाले में है बेसिस या की इंडस्ट्रीज है।
और ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या है? कंज्यूमर इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल जैसे शुगर है, पेपर है, टूथपेस्ट है, फैन है। इंडस्ट्रीज व्हिच प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट कंज्यूमर, जो वे इंडस्ट्रीज जो डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए चीजें बना रही हैं। इसमें 3 प्रोसेस नहीं है, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स, 2 ही प्रोसेस पर खत्म। जैसे शुगर है ना, चीनी, तो शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल, देन शुगर मिल में गया, वो वहां से चीनी बना, कंज्यूमर के लिए तैयार है। तीसरा कोई प्रोसेस नहीं है वहां पे, जैसा कि अब की इंडस्ट्रीज में है। वहां पे क्या है, रॉ मटेरियल बॉक्साइड, देन एल्युमिनियम, देन एल्युमिनियम से बनी हुई, फिर एल्युमिनियम से बनी हुई चीजें तीसरे वाले प्रोसेस में, वो गुड्स जो बन रहा है फाइनल गुड्स, वो तीसरे प्रोसेस बन रहा है, देन कंज्यूमर के पास आ रहा है। यह इसमें क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में क्या है, टूथपेस्ट है, रॉ मटेरियल मिला, फैक्ट्री में गया, टूथपेस्ट बनाए, डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल अप हो गया, वो कंज्यूमर के लिए तैयार हो गया। उस तरह से फैन है, फैन आप देखिए घर में है, तो उसके लिए जो भी एक पंखे की कोई फैक्ट्री है, उसमें जो भी पंखे बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो आया, उससे उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, फैन पैक किया कंज्यूमर के पास। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में कंज्यूमर के पास। ठीक है सर, बेसिस इंडस्ट्रीज खाली सप्लाई करेगी रॉ मटेरियल? हाँ बिल्कुल, वह जो है एल्युमिनियम केवल दे देगी बाकी इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे यहाँ पे इस वाले में ना, ये पहला प्रोसेस या दूसरा प्रोसेस या तीसरा प्रोसेस, या पहले प्रोसेस में या रॉ मटेरियल है, या यहाँ पे गया, क्या किया, यह ऐसे भी कह सकते हैं कि यह फिनिश्ड गुड्स तो यहाँ पे बन रहा है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल यहाँ से इसको मिल रहा है, और इसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, यह इसको दे रहा है, यह इसको रॉ मटेरियल दिया, अब यह इसको दिया, तो इसके लिए यह रॉ मटेरियल है। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम तैयार हो रहा है, तो एल्युमिनियम तैयार हो रहा है, तो यहाँ बॉक्साइड क्या है, रॉ मटेरियल है, इसको दिया, अब एल्युमिनियम तैयार हो गया। अब एल्युमिनियम से मान लो कि यहाँ पे कोई सामान बनना है, उस एल्युमिनियम से कोई गुड्स बनना है, तो यहाँ बनना है, तो इसके लिए एज ए रॉ मटेरियल आप कह सकते हो कि यह जो है एल्युमिनियम इनको सप्लाई करेगा, तो यह रॉ मटेरियल के तौर पे इनको कह सकते हैं कि इन्होंने इनको रॉ मटेरियल दिया। ठीक है, ये किसमें, बेसिस या की इंडस्ट्रीज में। बट कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में क्या है कि यह पहला प्रोसेस या दूसरा प्रोसेस, यह रॉ मटेरियल यहां से इनको मिला, यहां पे कंज्यूमर गुड्स तैयार हो गया, कंज्यूमर के पास जाने के लिए तैयार हो गया। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, ओके गुड। तो यह दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ रोल प्लेड बाय देम। आगे बढ़ते हैं फिर तीसरा, बेसिस ऑफ जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, पहला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दूसरा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब छोटा फैक्ट्री, बड़ा फैक्ट्री ऐसे कह सकते हो, लेकिन उसका कुछ पैरामीटर होगा ना कि कौन सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है और किसको हम कहेंगे कि नहीं ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होगा कि वहां पे इन्वेस्टमेंट क्या होगा, अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़, उस मतलब 1 करोड़ तक, उससे ज्यादा नहीं। तो अब इन्वेस्टमेंट अगर किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए आप 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपकी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज क्या कहलाएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि खिलौने का आपने इंडस्ट्रीज लगाया, खिलौना बनाने का, तो हमें नहीं लगता है खिलौना बनाने की अगर कोई फैक्ट्री लगानी है तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, आप 1 करोड़ रुपए के अंदर में एक जो है फैक्ट्री लगा सकते हैं खिलौना बनाने की। ठीक है, तो वह इंडस्ट्रीज क्या कहलाएगी, टॉय इंडस्ट्रीज क्या कहलाएगी, आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ किया है। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या कहा, कौन सी होगी, वह इंडस्ट्रीज जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो है किसी इन्वेस्टर्स का इन्वेस्ट जो है कितना हुआ है, मोर देन 1 करोड़। अब मोर देन 1 करोड़ में अप टू कितना, तो अप टू चाहे जितना भी, 1 करोड़, 100 करोड़, 10,000 करोड़ कर दो, उसका कोई लिमिट नहीं है। क्या, एबव 1 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, एबव 1 करोड़। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि बाइक बनाने का, मोटरसाइकिल बनाने का कोई इंडस्ट्रीज लगाना है, तो 1 करोड़ रुपए में नहीं लगा सकते हो, 1 करोड़ रुपए से अधिक का लगाना ही पड़ेगा। तब जैसे हीरो की मोटरसाइकिल है, होंडा की मोटरसाइकिल है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, तो ये इंडस्ट्रीज जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। क्यों लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आएंगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब इन्होंने किया, या आज के डेट में अगर इस तरह का कोई फैक्ट्री आप लगाना चाहे, इंडस्ट्रीज लगाना चाहे, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कब होगा, आप ऑटो बनाने का, मोटरसाइकिल बनाने का इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, मोर देन 1 करोड़ इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, देन तो वह इंडस्ट्रीज क्या कहलाएगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहलाएगी।
तो तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, चौथे पॉइंट में देखिए, फोर्थ पॉइंट में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कि कोई इंडस्ट्रीज है उसका ओनर कौन है, ओनर मालिक है ना, ओनर मतलब क्या, मालिक। कोई इंडस्ट्रीज है उसका ओनरशिप कैसा है, किसका है। तो ओनरशिप के आधार पे 4 टाइप्स के। पहला पब्लिक सेक्टर, ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन जो है वह 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। 4 टाइप में पहला क्या, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर क्या, पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय गवर्नमेंट, ओन्ड एंड ऑपरेट बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है, सरकारी है, गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड हो रहा है या गवर्न हो रहा है या वो ऑपरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल भेल है, सेल है, तमाम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। रेलवे है, इंडियन रेलवे है, वो भी एग्जांपल है इसका, है। भेल फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है, ये इसका ओनर कौन है, इसका ओनर कौन है। तो ओनर कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, इसका ओनर कौन है, वह इंडियन गवर्नमेंट है। या स्टेट लेवल पे भी कुछ इंडस्ट्रीज होती है तो स्टेट होता है। तो गवर्नमेंट है, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ओन कर रही है, उसको ऑपरेट कर रही है, रेगुलेट कर रही है, तो वह सरकारी कंपनी है। ठीक है, LIC गवर्नमेंट ओन्ड है, ये पब्लिक सेक्टर का है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का है। अभी दूसरा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय इंडिविजुअल। अब यहां पे ओन्ड एंड ऑपरेट बाय गवर्नमेंट है, वो क्या है, पब्लिक सेक्टर। एग्जांपल आपको बताया, यहां पे प्राइवेट सेक्टर वाला क्या है, प्राइवेट सेक्टर वाला कह रहा है कि ओन्ड एंड ऑपरेट या रेगुलेट बाय इंडिविजुअल। ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कोई एक आदमी, उसका मालिक है कौन है, कोई एक आदमी है। या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब 2-4 लोग, जैसे पार्टनरशिप में किसी ने 4 लोग मिलकर के कोई इंडस्ट्रीज लगाए तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो गया, है ना। बट वो रहेगा किसका, उन्हीं 4 लोगों का, पार्टनर जो है 4 लोग का उन्हीं का रहेगा। 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग, वही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या केवल इंडिविजुअल। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें है। टिस्को है, टाटा आयरन स्टील कंपनी है। तो अब टाटा आयरन स्टील कंपनी इस कौन का, गवर्नमेंट का है, हमारा आपका नहीं, यह ओन्ड बाई टाटा ग्रुप, है ना, चेयरमैन रतन टाटा। तो भाई सीधी सी बात, तो टाटा बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे मोर देन 150 कंट्रीज में इनका बिजनेस जो है वह चल रहा है। बहुत पुरानी जो है JRD टाटा और जमशेदजी टाटा द्वारा शुरू किया गया, बहुत पुरानी यह इंडस्ट्रीज है। तो लेकिन ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर का है, इसका ओनर कोई एक है, रतन टाटा। ठीक है, उस तरह से अब एग्जांपल के तौर पे जैसे एग्जांपल देखिए, बजाज ऑटो लिमिटेड। तो बजाज ऑटो लिमिटेड तो यह क्या है, सरकारी का है नहीं, यह किसका है, एक इसका मालिक कौन है, ओनर कौन है, तो एक इंडिविजुअल कोई एक है, राहुल बजाज है। या अब रिलायंस का एग्जाम्पल लीजिए, है ना, तो रिलायंस का एग्जाम्पल लीजिए तो क्या बताओगे कि रिलायंस क्या सरकार का है, तो सरकार का है तो उसमें कहोगे गवर्नमेंट ओन कर रही है, तो पब्लिक सेक्टर का मतलब सबका है, मेरा भी, आपका भी है, उसका है, सबका है। इसलिए तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर नाम नहीं दिया गया है कि गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर कहते हैं। क्यों, क्योंकि पब्लिक, गवर्नमेंट का यहाँ सेंस क्या हुआ, पब्लिक, तो पब्लिक ही गवर्नमेंट इलेक्ट कर रही है ना, तो पब्लिक सेक्टर है। तो जो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ओन्ड या रेगुलेट या ऑपरेट इंडस्ट्रीज है वह पब्लिक की है, हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है, समझ रहे हो। लेकिन रिलायंस को, टाटा को, बजाज को हम कहें कि हमारी भी आपकी भी है, नहीं भाई, हमारी आपकी सबकी नहीं है, वो किसी एक की है। वो रिलायंस है तो मुकेश अंबानी मालिक उसके हैं, हम और आपका उसमें कोई शेयर नहीं है, है ना। तो यह प्राइवेट सेक्टर हो गया। ठीक है, ज्वाइंट सेक्टर तीसरे में देखिए। अब ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है ना, ज्वाइंटली रन बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल। यहां पे देखिए ज्वाइंट सेक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है, स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है, और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बता दिए कि आपको कि कोई पार्टनर 2-3-4 पार्टनर है तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ज्वाइंट सेक्टर में सीधे से आप कह सकते हैं कि यह पब्लिक सेक्टर और प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के करें, है ना। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्रीज लगाना है, ठीक है,
तो इंडस्ट्रीज लगाना है, मान लीजिए कि 10,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज कोई लगानी है, तो अब 10,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज लगानी है तो अच्छा 10,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज है तो वह कौन सी होगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होगी। अब उसमें गवर्नमेंट कहा कि भाई 40% हम इन्वेस्ट करेंगे, और कोई दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट है, मान लीजिए कि रिलायंस ने कहा कि चलिए 40% गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी तो 60% हम इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट और वह इंडिविजुअल आदमी, मतलब सरकार और मुकेश अंबानी दोनों ने इन्वेस्ट किया, एक ने 40 किया, एक ने 60 किया, एग्जाम्पल बता रहे हैं, कम अधिक जो भी हो कुछ करके, तो दोनों मिल करके वो उसको किए, तो वह इंडस्ट्रीज क्या कहलाएगी, ज्वाइंट सेक्टर। ठीक है, वह क्या कहलाएगी, ज्वाइंट सेक्टर कहलाएगी। तो यहां ओनरशिप में कहेंगे कि भाई दोनों है, गवर्नमेंट ओन्ड भी है और मतलब यह पब्लिक सेक्टर का भी, प्राइवेट सेक्टर, दोनों का मिला करके यह ज्वाइंट सेक्टर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, यह ज्वाइंट सेक्टर का वेंचर है। ठीक है, एक और है कोऑपरेटिव सेक्टर। अबे कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है, ओन्ड एंड ऑपरेट किसके द्वारा होता है, बाय द प्रोड्यूसर ऑफ सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स वर्कर्स आर बोथ। समझ रहे हो, मतलब यहां पे कोऑपरेटिव का मतलब समझिए, कोऑपरेटिव मतलब सहयोग से, सहयोग से, किसके सहयोग से, दोनों के सहयोग से। जैसे वर्कर्स हो गए या रॉ मटेरियल जो उस इंडस्ट्रीज को दे रहा है उसके सहयोग से, और इंडस्ट्रीज का जो मालिक है उसके सहयोग से, सबके आपस में सहयोग से वह चल रहा है। समझ रहे हो, एग्जाम्पल बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र, कोकोनट फाइबर इंडस्ट्रीज इन केरला। ठीक है, कोऑपरेटिव का मतलब क्या बताया, सहयोग से चल रहा है। शुगर इंडस्ट्रीज कहां पे, महाराष्ट्र में। आप ध्यान दीजिएगा, काफी कुछ समय पहले तक जो है उत्तर प्रदेश जो है वह शुगर इंडस्ट्रीज में नंबर 1 पे था। अभी क्या हो गया, नंबर 1 पे कौन हो गया, महाराष्ट्र हो गया है। क्यों महाराष्ट्र हो गया, क्योंकि वहां पे कोऑपरेटिव सेक्टर वह ज़्यादा डेवलप हुआ, वह ज़्यादा कारगर है, वहां पे वो काम करा। उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव सेक्टर से काम नहीं चल पा रहा है। कोऑपरेटिव सेक्टर वहां पे सक्सेसफुल है महाराष्ट्र में। क्यों, क्योंकि शुगर केन कौन सप्लाई करेगा, फार्मर करेगा। किसको, शुगर मिल के मालिक को करेगा। अब फार्मर ने शुगर केन का सप्लाई किया, शुगर केन का सप्लाई किया शुगर मिल को, तो अब उसका जो मालिक होगा वह उसको तुरंत कैश पेमेंट करेगा। तो यहाँ महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, जो गन्ना किसान हैं वह गन्ना ले जा करके शुगर मिल में दे रहे हैं। ठीक है, और मालिक जो शुगर का मिल का मालिक है वह क्या कर रहा है कि वह कह रहा है कि ठीक है इसका शुगर हम बनाएंगे, मार्केट में सेल करेंगे, जैसे जैसे सेल होगा पैसा मार्केट से हमें मिलेगा, वैसे वैसे हम धीरे धीरे फिर आपको गन्ने का जो है जो कीमत होगा वह धीरे 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 हम आपको देते रहेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे दोनों के सहयोग से चल रहा है। यूपी में क्या है, यूपी में है भाई हम ले जाएंगे गन्ना बेचने के लिए, तो भाई हमें तुरंत कैश दीजिए तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ऐसे क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शुगर मिल थे वह बंद हो गए। आपको पता होगा कि एक समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश का देवरिया डिस्ट्रिक्ट जो था वह इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसमें सबसे अधिक शुगर मिल थी, लेकिन आज क्या है, बंद। बहुत सारे थे यूपी में, बंद हो गए, शुगर मिल बंद हो गए। शुगर केन का प्रोडक्शन यहां पे घट गया यूपी में, महाराष्ट्र में लेकिन बढ़ गया, वह नंबर 1 पे हो गया। महाराष्ट्र में शुगर केन और शुगर दोनों का प्रोडक्शन बढ़ गया। शुगर केन का भी प्रोडक्शन किसानों ने बढ़ाया क्योंकि उनको पैसे मिल जा रहे हैं, आज नहीं कल मिलेंगे। जब शुगर तैयार होगा, चीनी मिल में चीनी तैयार होगा और उसको जो मार्केट में सेल करेंगे और महाराष्ट्र के बाहर पूरे देश में सेल करेंगे तो पैसा तो मिलेगा ही ना। तो पैसा मिलेगा, तो जब मिल के मालिक को पैसा मिल रहा है तो वह धीरे 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 फिर करके वह शुगर केन के जो फार्मर है उनको रिटर्न करा। तो दोनों के सहयोग से चल रहा है, आपसी एग्रीमेंट से चल रहा है दैट। और वही एग्जांपल जो है यहाँ पे कोकोनट फाइबर, कोकोनट नारियल होता है, नारियल का ऊपर का जो छिलका होता है निकाल देते हैं तो उससे तमाम तरह की चीजें बनती हैं। तो अब नारियल का उत्पादन करने वाले जो किसान है वह उसका ऊपर का जूट या जो होता है निकाल करके दे दिए। अब उससे जहाँ पे बन रहा है, जिस इंडस्ट्रीज में बन रहा है उससे तमाम तरह की चीज़ें बन रही हैं तो उनको दे दिए।
एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई कि हमने इतना दिया है और इसका इतना पैसा हुआ, फिर वह धीरे धीरे जब उस फिनिश्ड गुड्स को सेल करता है मार्केट में, पैसा आता है तो वह फिर रिटर्न कर देता है इनको, रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से जो है यह कोऑपरेटिव सेक्टर चलता है। बात समझ में आई? तो यह एक कोऑपरेटिव सेक्टर चौथा हो गया। इसके अलावा और में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। इसके बेसिस पे दो हैं, हैवी इंडस्ट्रीज है और लाइट इंडस्ट्रीज है। हैवी मतलब भारी उद्योग, जहां बहुत बड़े बड़े सामान बन रहे हों, और लाइट इंडस्ट्रीज मतलब हल्के छोटे सामान बन रहे हो। सीधी सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझना या दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज मतलब भारी चीजें, जैसे मान लो बस ट्रक बन रहा है, तो बस ट्रक जिस इंडस्ट्रीज में बन रहा है, जिस फैक्ट्री में बन रहा है, वो हैवी इंडस्ट्रीज है, भारी उद्योग है। और लाइट इंडस्ट्रीज जहां पे खिलौना बन रहा है, क्या बन रहा है, खिलौना बन रहा है, लाइट इंडस्ट्रीज हो गई। पेन बन रहा है, लाइट इंडस्ट्री, हल्का चीज बन रहा है, वो लाइट इंडस्ट्रीज हो गई। बात समझ में आई? तो वही है कि इंडस्ट्रीज इन विच लार्ज मशीन एंड हैवी आर बल्कली, एग्जाम्पल के तौर पे है बहुत सारा ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, ट्रक बस बन रहा है, हवाई जहाज बन रहा है, शिप बन रहा है, तो कब है, वो है हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग, भारी भरकम चीजें बन रही हैं, है ना। लाइट इंडस्ट्रीज हल्की चीजें, जैसे टॉय हो गया, पेन बन गया, इलेक्ट्रिक गुड्स बन गया, बल्ब वगैरह बन रहा है ना, तार बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर बन रहे हैं, तो हल्की चीजें बन रही है, वह क्या है, लाइट इंडस्ट्रीज हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या टॉपिक रहेगा, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज। तो ये सब अब जो है अगले क्लास के लिए रखते हैं, ठीक है। ये अभी तक का जो है, यहाँ तक का जो ये आप 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये 5 पार्ट में आपको डिवाइड करके बताया गया है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये यहाँ तक का फिनिश हुआ। इसके बाद आधा पार्ट जो है वह दूसरे टॉपिक में है, तो अगला टॉपिक जो है वह अब अगले क्लास में, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।